नमस्कार, मैं हूं उन्नति तिवारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एम्बेसडर जबलपुर। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु नदी के किनारे विकसित यह सभ्यता न केवल अपनी नियम प्रणाली और व्यवस्थाओं के कारण जानी जाती है, बल्कि महिलाओं की स्थिति भी इसे एक अलौकिक पहचान दिलाती है। जब 19वीं शताब्दी में सभ्यता को करीब से जानने की कोशिश की गई, उत्खनन कार्य शुरू हुए, तब वहां से जो अवशेष प्राप्त हुए वे सभी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वह समाज एक मातृसत्तात्मक समाज था, अर्थात जहां पर महिलाओं को ऊंचा दर्जा दिया जाता था, जहां पर महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। अवशेषों के रूप में बहुत सी महिलाओं की मूर्तियां प्राप्त हुई। सबसे मुख्य तौर पर मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई, जिससे यह पता चलता है कि वह समाज मातृ देवी की पूजा करता था। और एक बहुत ही फेमस ब्रोंज में डांसिंग गर्ल का स्टैचू भी वहां से प्राप्त होता है। इन सभी एविडेंसेस के बेस पर हम ये स्ट्रांगली कह सकते हैं कि वह समाज एक मातृसत्तात्मक समाज था, अर्थात जहां पर महिलाओं का प्रतिष्ठित दर्जा दिया जाता था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वैदिक काल की ओर। वैदिक काल में भी महिलाओं की स्थिति उत्कृष्ट थी, जहां पर महिलाओं व पुरुष दोनों को ही समान दर्जा दिया जाता था। उस दौरान महिलाएं अध्ययन करती थीं, पंडिता के नाम से जानी जाती थीं। वे राजनीतिक कार्यों में भी संपूर्ण भागीदारी निभाती थीं, साथ ही साथ युद्ध के क्षेत्र में भी क्षत्राणी के रूप में अपने योगदान देती थी। उदाहरण स्वरूप रानी बिशापला। ऋग्वेद में से इस बात का उल्लेख प्राप्त होता है कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, अर्थात नारी का सम्मान होता है, उस घर में देवता का वास होता है। ऋग्वेद के अनुसार नारी जीवन साथी के रूप में अर्धांगिनी है, पति का आधा अंग, द बेटर हाफ। सहधर्मिणी है, साथ साथ धर्म निभाने वाली। सहकर्मिणी है, साथ साथ कर्म करने वाली। सहयोगिनी है, हर परिस्थिति सुख दुख की साथी। न केवल हम मनुष्य बल्कि हमारे इष्ट देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी अर्धांगिनियों के बिना अधूरे हैं। महाजनपद काल की बात करें तो अब महिलाओं की स्थिति मिली जुली थी, अर्थात सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही पहलू हमें देखने को मिलते थे। बहुत से अधिकार महिलाओं के पास थे तो बहुत से उनसे वापस भी ले लिए गए थे। यानी कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल से इसकी तुलना करें तो अब महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। इसी दौरान बहुविवाह का भी प्रचलन था, साथ ही साथ सती प्रथा जैसी कुरीतियों का भी यहाँ पर प्रमाण मिलता है। आगे बढ़ते हैं मौर्यन काल व गुप्त साम्राज्य की ओर, तो हमें फिर से महिलाओं की मिली जुली स्थिति प्राप्त होती है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब लोगों की पहचान उनकी माताओं के नाम से होती थी, अर्थात माताओं को सम्मान दिया जाता था। परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, महिलाओं की स्थिति एक मेजर सेक्शन कमजोर होता गया। मध्यकाल तक आते आते महिलाओं की स्थिति और बिगड़ती चली गई। अब लगभग उनसे सभी अधिकार वापस ले लिए गए थे। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जाता था। अब उनका दायरा सिर्फ घरेलू कार्यों तक ही सीमित हो गया था। उनसे जुड़े सभी निर्णय या तो उनके पिता लेते थे और शादी के बाद उनके पति ही लेते थे। इस दौरान बाल विवाह व सती प्रथा जैसी कुरीतियों का भारी मात्रा में प्रचलन था। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इस दौरान महिलाओं से उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। हालांकि इसी पीरियड में कुछ क्षत्राणियां ऐसी थीं जिन्होंने अपने राज्य पर शासन भी किया, परंतु जब हम पूरे महिला वर्ग की बात करते हैं तो उस वर्ग का एक अंश नहीं बल्कि पूरा समाज ही उसमें शामिल होता है। Now moving towards the present situation of women in India, which is really very complex to understand. जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तभी से हमारे देश में कंप्लीट जेंडर इक्वालिटी दी गई। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इस चीज को समझेंगे तो आप जानेंगे कि देयर आर वेरियस एग्जांपल्स व्हिच आर रियली अप्रिशिएबल्स, और कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं विद द सिचुएशंस आर वर्स्ट। अच्छे एग्जांपल्स की बात करते हैं तो भारत में मेघालय राज्य में आप महिलाओं की स्थिति को जानेंगे तो आपको वाकई आश्चर्य होगा। शादी के बाद वाइफ अपने हस्बैंड के घर नहीं जाती बल्कि हस्बैंड वाइफ के घर जाता है। वो एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है, वहां पर हस्बैंड के सरनेम को कैरी नहीं किया जाता बल्कि वाइफ के सरनेम को कैरी किया जाता है। घर के जो भी बिजनेसेस होते हैं उन्हें मुख्य तौर पर महिलाएं ही संभालती हैं। ये तो था मेघालय का एक एग्जाम्पल।
लेकिन जैसा कि मैंने कहा, देयर आर मेनी वर्स सिचुएशंस ऑफ वुमेन इन इंडिया। इनके कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले वो मेंटालिटी जो कि बेटियों को, महिलाओं को पुरुषों से कमजोर समझती है और उन्हें कमजोर परवरिश देती है, where the girls are not born weak but are grown weak. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर पुरुषों को men will be men काइंड ऑफ एटीट्यूड के साथ ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक भारत को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश माना जाता है। हर दिन ना जाने कितनी हजारों महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेंटल टॉर्चर, डाउरी रिलेटेड डेथ्स एक्सेट्रा। 2011 में हुए पॉपुलेशन सर्वे के मुताबिक, पॉपुलेशन सेंसस सर्वे के मुताबिक, देयर आर 940 फीमेल्स ओवर 1000 मेल्स, जो कि बहुत ही बुरी सिचुएशन है। अब इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? सबसे पहले मैं कहूंगी परवरिश। किसी भी चीज का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी नींव। जब बेटों और बेटियों को समान परवरिश दी जाएगी तब वही परवरिश आगे चलकर उनकी मेंटालिटी को आकार देगी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगी बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिफेंस। दिस इज ऑल्सो फॉर बोथ फीमेल एज वेल एज मेल। यस, क्योंकि मेंटल टॉर्चर और सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार सिर्फ बेटियां ही नहीं बल्कि बेटे भी होते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगी फाइट फॉर जस्टिस। अगर एक व्यक्ति रेप विक्टिम है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का विक्टिम है, देन देयर इज नथिंग टू हाइड अबाउट इट। आपको लड़ना होगा, आवाज उठानी होगी, क्योंकि अगर आप गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो वो गलत को साथ देने जैसा ही होगा। At the end, I strongly believe the point that God helps those who help themselves. Thank you so much for watching my video. Vande Mataram.